Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well and happy Christmas to all of you. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्पार्क का एक कोर कंपोनेंट जिसका नाम है स्पार्क मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, आप कभी भी डेटा इंजीनियरिंग इंटरव्यू में जाओगे तो इट्स अ बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन कि आपको स्पार्क के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए और बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अराउंड पूछे जाते हैं। तो लेट्स डिस्कस द मेमोरी मैनेजमेंट इन स्पार्क। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। आई होप कि स्क्रीन विजुअल हो। ओके, ठीक है। तो आपको इतना पता है कि स्पार्क जो है वो हमारा मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। ठीक है, तो जब भी आप स्पार्क सबमिट इस तरीके से लिखते हो ना, कमांड डालते हो, तो ये क्या होता है क्लस्टर मोड में खासकर, पहले तो ये सारा एप्लीकेशन ड्राइवर पे जाता है और ड्राइवर रिसोर्स मैनेजर को जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन है उसके अराउंड रिसोर्स मैनेजर को कहता है कि भाई तुम ये रिसोर्स एलोकेट करो। ठीक है, क्या क्या एलोकेट करो, तो एग्जीक्यूटर्स एलोकेट करो, इतने एग्जीक्यूटर के मेमोरी होने चाहिए, इतने रैम होने चाहिए, इतने कोर होने चाहिए। तो इस तरीके से हाइफन हाइफन कॉन्फ में हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स। ठीक है, एग्जीक्यूटर मेमोरी हाइफन हाइफन number of cores. So like that you are giving certain parameter जो कि उससे क्या होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, राइट। इतने कोर्स मिलेंगे, इतने सीपीयू मिलेंगे जो कि प्रोसेसिंग करेगा हमारा बिग डेटा का। तो ये है हमारा मास्टर नोड और बाकी सब हमारा स्लेव नोड, एसएन सॉरी, क्या है स्लेव नोड, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं अभी क्या बताया आपको, जब भी आप सेंड करते हो तो क्लाइंट जो होता है वो क्लाइंट किसी भी एक पर्टिकुलर नोड पे बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्लाइंट बन गया और क्लाइंट क्या करता है, जब इसको रीड करता है तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या करता है, रिसोर्स मैनेजर से बात करता है और रिसोर्स अवेल करता है। ठीक है, वाया रिसोर्स मैनेजर। तो रिसोर्स मैनेजर का काम होता है रिसोर्स प्रोवाइड करना, राइट। रिसोर्स मैनेजर यार्न हो सकता है, मैजोस हो सकता है या क्यूबरनेटिस हो सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, तो अब आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इसमें बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है, सफल पार्टीशन होता है, डायनेमिक एलोकेशन इनेबल करना होता है अपने को। हम जो खासकर पढ़ने जा रहे हैं वो है एग्जीक्यूटर मेमोरी। ठीक है, हाइफन हाइफन एग्जीक्यूटर मेमोरी जो अपन पास करते हैं ना, एग्जीक्यूटर मेमोरी, यही होता है जेवीएम का मेमोरी। ठीक है, जो जिसपे सारा काम होता है। ठीक है, तो अपन अब चलते हैं नीचे। तो यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं कि ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हमारा नोड है, ठीक है, और इस नोड के अंदर एक एग्जीक्यूटर होगा। ठीक है, क्या है एग्जीक्यूटर, जिसका अपन मेमोरी सेट किए हैं हाइफन हाइफन एग्जीक्यूटर मेमोरी से। ठीक है, इस तरीके से इसी को अपन बोलते हैं जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ये हीप मेमोरी होता है। ठीक है, ठीक है भाई, जेबीएम बोलो, हीप अभी मत बोलो क्योंकि इसके भी इंटरनल बहुत सारे कंपोनेंट। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटर है। इसके 3 सेक्शन होते हैं, हीप मेमोरी, ऑफ हीप मेमोरी एंड थर्ड वन इज ओवरहेड। ठीक है, ये हमारा हुआ सिंपल लेआउट, हाई लेवल लेआउट। 3 सेक्शन होते हैं, हीप, ऑफ हीप, ओवरहेड। ठीक है, अब चलते हैं अपन, जो मैक्सिमम जो यूज होता है वो है हीप मेमोरी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होगा आई गेस। ठीक है, यही जावा वर्चुअल मशीन है,
यहीं पे अपना कोड रन होता है, जो RDD को सेंड किया जाता है और प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, तो अब हीप की बात कर लेते हैं अपन। हीप का लेआउट कैसा है भाई? ये बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है मेमोरी का, तो अपन इसकी बात कर लेते हैं। हीप का 3 सेक्शन होता है मेरे भाई। ठीक है, पहला होता है रिजर्व मेमोरी, सेकेंड होता है यूजर मेमोरी, और थर्ड होता है यूनिफाइड मेमोरी। यूनिफाइड मेमोरी, ओके। तो अब ये समझते हैं कि भाई अब यूनिफाइड में भी ये बढ़ जाता है स्टोरेज में, स्टोरेज और एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये दोनों साथ में रहते हैं, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है यूनिफाइड मेमोरी। ये हम हीप मेमोरी को देख रहे हैं। ठीक है, हीप मेमोरी को देख रहे हैं। तो अब एक एक कंपोनेंट को समझते हैं कि रिजर्व मेमोरी क्या होता है। तो मेरे भाई जो भी आप एग्जीक्यूटर मेमोरी प्रोवाइड की हो, जैसे 5 GB, उसमें से 300 MB जो है ना, वो रिजर्व कर लिया जाएगा स्पार्क के इंटरनल प्रोसेस के लिए। इंटरनल प्रोसेस लॉग्स या मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए ये रिजर्व किया जाता है, रिजर्व मेमोरी। ठीक है, ये हार्ड कोडेड वैल्यू होता है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, कांट चेंज इट, इट इज हार्ड कोडेड इन स्पार्क सोर्स कोड। ठीक है, हार्ड कोडेड होता है, तो आप चेंज नहीं कर सकते, यूजेबल नहीं है। ठीक है, और इसके लिए जो पैरामीटर होता है, इसके लिए पैरामीटर होता है रिजर्व सिस्टम मेमोरी बाइट्स। सो अगर आप सोर्स कोड में जाओगे तो रिजर्व्ड सिस्टम मेमोरी बाइट के नाम से ये हार्ड कोडेड होता है। ठीक है, आप टेस्टिंग फेज में चेंज कर सकते हो, प्रोडक्शन में चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, यहां तक क्लियर है। रिजर्व मेमोरी हो गई। यूजर मेमोरी क्या होता है भाई? यूजर मेमोरी होता है जब भी अपन यूडीएफ डिफाइन करते हैं, ब्रॉडकास्ट वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एक्यूमुलेटर वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तब ये सारा स्टोर होता है अपना यूजर मेमोरी में। ठीक है, यूजर मेमोरी बाय डिफॉल्ट 40% होता है और यूनिफाइड मेमोरी बाय डिफॉल्ट 60% होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है क्या अपन ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइफन हाइफन कॉन्फ में आप क्या करो, आप स्पार्क मेमोरी फ्रैक्शन को सेट करो। स्पार्क मेमोरी फ्रैक्शन, स्पार्क मेमोरी फ्रैक्शन का मतलब है यूनिफाइड मेमोरी का कितना परसेंटेज। तो यूनिफाइड मेमोरी अभी यहाँ पे कितना परसेंट है? 60% मीन्स 0.6। ऊपर जाओगे तो ये डिफाइन होगा स्पार्क मेमोरी फ्रैक्शन, देख लो यहाँ 80%, ऐसे आप सेट कर सकते हो। तो इन जनरल बाय डिफॉल्ट 60-40 का रेशियो होता है। स्पार्क मेमोरी फ्रैक्शन का मतलब यूनिफाइड मेमोरी का फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये कितना होगा यूजर मेमोरी? 1 माइनस स्पार्क मेमोरी फ्रैक्शन, दैट इज 0.4। क्लियर है? तो यूजर मेमोरी भी अपना क्लियर हो गया कि इसी में अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन, ब्रॉडकास्ट वेरिएबल वगैरह सब होता है। ठीक है, यूनिफाइड मेमोरी में क्या होता है? यूनिफाइड मेमोरी दो कंपोनेंट से बनता है, एक स्टोरेज एक एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो स्टोरेज में क्या होता है, जो भी आप कैश करते हो, ठीक है, तो सारा स्टोरेज मेमोरी में आता है।
कैच करके जो भी आप रखोगे वो सारा स्टोरेज मेमोरी में आएगा। और एग्जीक्यूशन में क्या होता है, जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो, आइदर वाइड, आइदर नैरो ट्रांसफॉर्मेशन, जॉइन, ठीक है, तो जो भी एग्जीक्यूट करना है बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन लॉजिक, वो सारा यहाँ पे काम होगा। एग्रीगेशन, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, सारा इसमें होगा काम, ठीक है। स्टोरेज में मोस्टली अपन कैच करके चीजों को रखते हैं। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यही कुछ हमारा लेआउट है, देख सकते हो कि आप स्पार्क मेमोरी फ्रैक्शन 0.6, ठीक है। और ये हमारा लेआउट है, एक एग्जीक्यूशन, एक स्टोरेज, एक यूजर और एक रिजर्व, यही मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया। अब बात समझते हैं, इसमें एक अच्छा कंसेप्ट आता है, उसका नाम है डायनेमिक ऑक्यूपेंसी मैकेनिज्म। ये अपन पढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा। स्टोरेज की बात अपन कर लिए, एग्जीक्यूशन की बात कर लिए। अब पढ़ते हैं अपन डायनेमिक ऑक्यूपेंसी मैकेनिज्म। अच्छा भाई, ये क्या होता है, ये कौन सा नया टर्म आपने बोल दिया। तो देखो भाई, स्टोरेज और एग्जीक्यूशन में जो है ना, कोई हार्ड वॉल नहीं होता है, कोई लिमिट नहीं है। मतलब स्टोरेज एग्जीक्यूशन का मेमोरी ले सकता है, एग्जीक्यूशन स्टोरेज का मेमोरी ले सकता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। ये जो लेयर, ये जो आपको सेपरेशन दिख रहा है ना, ये ऐसा कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होता है। तो डायनेमिकली एक दूसरे का ये मेमोरी ले सकता है, ठीक है। तो इसको अपन इस तरीके से देख सकते हैं कि स्टोरेज इधर है और एग्जीक्यूशन इधर है। तो बाय डिफॉल्ट 50-50% एलोकेट होता है, ठीक है। पर हमेशा एग्जीक्यूशन को प्रायोरिटी मिलता है। हमेशा किसको प्रायोरिटी मिलेगा, एग्जीक्यूशन को। तो एग्जीक्यूशन आराम से स्टोरेज का मेमोरी ले सकता है जब चाहे। स्टोरेज भी ले सकता है अगर एग्जीक्यूशन आइडल हो तो, ठीक है। पर प्रायोरिटी हमेशा एग्जीक्यूशन को होगा और कोई हार्ड लिमिट नहीं है, एक दूसरे के बाउंड्री को पुश कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं डायनेमिक ऑक्यूपेंसी मैकेनिज्म। क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप समझो कि एग्जीक्यूशन मोड इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज में अगर आप कुछ कैश रखे हो तो डिस्क पे भी स्पिल हो सकता है, डिस्क पे भी अपन रख सकते हैं, पर एग्जीक्यूशन होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। हमने यूजर पढ़ा, हमने रिजर्व मेमोरी पढ़ा, हमने स्टोरेज एग्जीक्यूशन पढ़ा, ठीक है। ये था हमारा हीप मेमोरी का कंपोनेंट, ठीक। अच्छा, और एक बात, अब आते हैं हीप मेमोरी, जब क्लियर होगा हमारा, क्लियर हो चुका है, तो अब आते हैं ऑफ हीप मेमोरी पे। वो कैसा दिखता है मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये हमने पढ़ चुका है, इविक्शन, ठीक है, कि कोई हार्ड लिमिट नहीं होता है। अब ऑफ हीप मेमोरी कैसा दिखता है, तो इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये ऑन हीप मेमोरी होगा और एक साइड में ऑफ हीप मेमोरी होगा, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से था। ये हीप मेमोरी है, ये टास्क है, और यहाँ पे ऑफ हीप मेमोरी है, ठीक है। ये हर एक टास्क एक पार्टीशन पे काम कर रहा है, ठीक है, हीप का यूटिलाइज करके। ऑफ हीप का भी यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ऑफ हीप मेमोरी जो है ना, वो अलग से हमको असाइन करना होता है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में, कि ऑफ हीप इनेबल करना होता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिए, ठीक है। तो हाइफन हाइफन ऑफ हीप इनेबल्ड एज ट्रू अपने को करना होता है, और ऑफ हीप मेमोरी भी एलोकेट करना होता है, ठीक है, हाइफन हाइफन कॉन्फ में, इस तरीके से। तो ऑफ हीप का मेजरली जो काम है वो है कि जब बड़े डेटा साइज होते हैं, बिग डेटा होते हैं, तो उसमें अगर जैसे डेटा फ्रेम का साइज बहुत ज्यादा है, तो मिलियंस ऑफ
मिलियंस ऑफ जावा ऑब्जेक्ट्स बनते हैं इंटरनली, लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कंप्यूट करने के लिए। तो जो जावा ऑब्जेक्ट है ना मेरे भाई, आप समझ लो ना, इतना अगर मान लो आपके पास 1000 पार्टीशन है, आपके पास 3 कोर है, साइमल्टेनियसली आप मतलब 3 टास्क पे काम कर पा रहे हो, ठीक है, आपके पास 1000 टास्क ऐसा करना है, 1000 टास्क। तो जैसे ही टास्क खत्म होगा, इसको उसको अपने को फ्लश करना पड़ेगा, राइट, हटाना पड़ेगा मेमोरी से। तो इसको बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। क्या बोलते हैं? गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। तो बार बार पॉज लेना पड़ता है, इसको बोलते हैं जीसी पॉज, मतलब आइडल होता है सिस्टम, एग्जीक्यूट नहीं करता कुछ, और उस टाइम में ये जो सारे जो जावा ऑब्जेक्ट्स है उसको क्लियर करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर न्यू टास्क एग्जीक्यूट होगा। तो अगर बहुत ज्यादा टास्क है हमारे पास, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, जीसी पॉज होगा, और गार्बेज कलेक्शन के लिए बहुत सारा जीसी पॉज होगा, और बहुत टाइम तक हमारा सिस्टम आइडल होगा। तो इससे हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है और परफॉर्मेंस काफी डिग्रेड होता है, ठीक है। इसी गार्बेज कलेक्शन और जीसी पॉज को इलिमिनेट करने के लिए हम ऑफ हीप मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपको एक्स्ट्रा मेमोरी मिल गया, तो आप क्या करोगे, गार्बेज कलेक्शन ना करके आप यहाँ पे मेमोरी डाल सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे मेमोरी को डाल सकते हो, ताकि आपको एग्जीक्यूशन मेमोरी में कोई दिक्कत ना हो, आप एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है ऑफ हीप मेमोरी का, इसी की वजह से ऑफ हीप मेमोरी का अपन यूज करते हैं मोस्टली। तो आप देख सकते हो यहाँ से 2 कॉन्फ़िगरेशन है, मेमोरी ऑफ हीप इनेबल्ड, मेमोरी ऑफ हीप साइज, ओके। तो जब भी जाइंट डेटा सेट हो, बिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो, लो लेटेंसी अपने को चाहिए, तब अपन जीसी का इस्तेमाल, ऑफ हीप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑफ हीप में भी ऐसे ही होता है, ऑफ हीप में भी स्टोरेज होता है और एग्जीक्यूशन होता है, जो कि सेपरेटेड होता है, ठीक है। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। लास्ट बचता है हमारा ओवरहेड, जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। हीप हो गया, ऑफ हीप हो गया, ओवरहेड। ओवरहेड का काम है भाई, बफर्स वगैरह जो होता है, ठीक है, एमएल लाइब्रेरी जैसे एक्जी बूस्ट है, उसके बफर्स हो गए, ठीक है, और इंटरनल स्पार्क के अपने इंटरनल्स के लिए ओवरहेड मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बफर जोन के लिए। और जैसे पाइथन प्रोसेस है या जिट बफर है, स्टैक है, तो इंटरनल प्रोसेस के लिए ये सब ओवरहेड का इस्तेमाल होता है। और आप इससे कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो, स्पार्क एग्जीक्यूटर मेमोरी ओवरहेड, ठीक है, इस तरीके से स्पार्क एग्जीक्यूटर मेमोरी ओवरहेड, ये आप कुछ भी डाल दो यहाँ पे, 1 GB और समथिंग, तो ऐसे करके। पर इन जनरल यहाँ पे कितना होता है, 10% होता है ऑफ स्पार्क एग्जीक्यूटर मेमोरी, जो हमने सेट किया था हाइफन हाइफन एग्जीक्यूटर मेमोरी, ठीक है, उसका 10%। अगर एग्जीक्यूटर मेमोरी 5 GB किया था, तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 0.5 GB अपन एज ए ओवरहेड मेमोरी स्टोर करते हैं, आइदर 384 MB या फिर 10% ऑफ एग्जीक्यूटर मेमोरी, इस दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो अपन ले लेंगे, ठीक है। यू कैन सी, तो 384 MB या फिर 10% ऑफ एग्जीक्यूटर मेमोरी, ठीक है, उसमें से जो भी होगा बड़ा वो ले लेंगे अपन। और इसका काम क्या होता है ओवरहेड का, बफर्स, स्टैक, जिट कंपाइलेशन, ये सब को स्टोर करना, इंटरनल प्रोसेस को स्टोर करना। तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, लेट मी शो यू। पहले हमारा क्या था, ऑफ हीप था, ओवरहेड, हमने तीनों पढ़ा, ठीक है। हमने इविक्शन पॉलिसीज भी पढ़ लिया, ठीक है। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसमें कुछ ज्यादा बचा नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा एक रिवाइंड कर लेता हूँ कैच को लेके।
ठीक है। अब कैच में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इन मेमोरी होता है। जब जब भी अपन df डॉट कैच करते हैं, ये सारा इन मेमोरी में जाता है, स्टोरेज में, स्टोरेज सेक्शन ऑफ यूनिफाइड मेमोरी। तो आप लार्ज डेटा सेट को कैश कैश करोगे तो आउट ऑफ मेमोरी इसको दे देगा। ठीक है, तो इसी में बाय डिफॉल्ट होता है कैच में अपने को क्या होता है, इन मेमोरी एंड डिस्क भी कर सकते हो अपन। ठीक है, स्टोरेज लेवल सेट करना होता है, स्टोरेज लेवल यहाँ सेट करोगे मेमोरी एंड डिस्क। ओके, या फिर मेमोरी एंड डिस्क सीरियलाइज्ड। ठीक है, तो यही मैं अभी बताना चाह रहा हूँ कि कैश में भी आप ट्यून कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट इन मेमोरी होता है। तो अगर आपको सीरियलाइज्ड में रखोगे तो सीरियलाइज्ड में आपको क्या होता है, 2 to 5 टाइम्स कॉम्पैक्शन हो जाता है डेटा का, डेटा कंप्रेस हो जाता है, तो आप मेमोरी को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, सो ऑलवेज यूज सीरियलाइज्ड एंड ऑलवेज यूज डिस्क एंड मेमोरी बोथ। बिकॉज होता क्या है, जैसे हमने इविक्शन लाइक डायनेमिक ऑक्यूपेंसी मैकेनिज्म पढ़ा था, स्टोरेज है, यही कैच है हमारा, एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन को और ज्यादा मेमोरी चाहिए, ये पूरा साफ कर देगा। ठीक है, पूरा कैश ले सकता है और जो भी आपने कैश किया था वो डिलीट हो जाएगा। इसी वजह से आप परसिस्ट जब करो ना तो मेमोरी और डिस्क दोनों में करो। और आपको ये पता होना चाहिए कि कैश जो है वो परसिस्ट का ही एक सबसेट, जब मेमोरी में ही करते हैं परसिस्ट सिर्फ तो कैश बन जाता है। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब सीरियलाइजेशन और डिसीरियलाइजेशन क्या होता है ये भी आप समझ लो। जब भी आप ज्वाइन वगैरह मारते हो जहां पे डेटा सफल होता है ना एग्जीक्यूटर्स के बीच में, तो डेटा एज ए रॉ ऑब्जेक्ट नहीं सेंड किया जाता है, बिकॉज रॉ ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ज्यादा होता है। तो आप इसको सीरियलाइज करते हो, कॉम्पैक्ट करते हो बाइट्स में। ठीक है, उसके बाद आप ट्रांसफर करते हो डेटा ओवर द नेटवर्क। ठीक है, अब डेटा यहाँ आ गया, फिर अब ये क्या होगा, फिर इसको डीसीरियलाइज किया जाएगा रॉ जावा ऑब्जेक्ट्स में, तब ये यहाँ पे यूज होगा। इसी को बोलते हैं सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। और जब हमारे पास जो मेमोरी हमने लिया था एग्जीक्यूटर मेमोरी, हीप, ऑफ हीप, ओवरहेड, ये भी अगर फुलफिल नहीं होता है तो अपन डिस्क में स्पिल कर देते हैं डेटा को। ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। अब जनरल हम समझते हैं कि आउट ऑफ मेमोरी हमको कहाँ कहाँ मिलता है। तो जब भी पार्टीशन जो है ना वो स्क्यूड होगा तो आउट ऑफ मेमोरी मिलेगा, क्योंकि सारा ये जो इतना बड़ा आप चंक डाले हो एक कोड को, ये एक कोड कर ही नहीं पाएगा इस एक पार्टीशन को। ठीक है, या बहुत टाइम लग जाएगा। मीनवाइल हमको अदर रिसोर्स चाहिए होगा, पर ये तो यहीं पे यूटिलाइज हो रहा है अभी तक, राइट? तो ये फेल कर जाएगा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में। और आउट ऑफ मेमोरी कैसे होगा, कैश में आप बहुत बड़ा डेटा रख चुके हो, ठीक है, बहुत लार्ज चंक ऑफ डेटा, या फिर आप ब्रॉडकास्टिंग किए हो किसी लार्ज डेटा सेट को, इस तरीके से हमारा आउट ऑफ मेमोरी होता है। ठीक है, या फिर कॉन्फ़िगरेशन में जो आप सेट किए हो वो बहुत ही लाइक बेस्ड ऑन द डेटा साइज यू हैव कॉन्फ़िगर्ड, यू हैव गिवन लो मेमोरी, लो सीपीयू। ओके, और ड्राइवर में क्या होता है, ड्राइवर आउट ऑफ मेमोरी इशू कब देता है, जब आप कलेक्ट ऑपरेशन करोगे सारा रिकॉर्ड ड्राइवर को जाएगा, आउट ऑफ मेमोरी दे देगा। ठीक है, और स्मॉल फाइल प्रॉब्लम, बहुत छोटे छोटे फाइल्स है, इसके इतने सारे मेटा डेटा होगा कि उसी में इसका मेमोरी फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो होता है, स्मॉल फाइल प्रॉब्लम और कलेक्ट ऑपरेशन आउट ऑफ मेमोरी इन ड्राइवर। आई होप ये क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and watch till the end to understand more. Okay, thank you, bye bye.